हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी 9 एंड 10। और आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत, एग्रीकल्चर। और ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ। For all those who are new, I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. And my dear students, I am teaching you all live from Kota, Rajasthan. एंड बहुत सालों से मैं बच्चों को NTSC के लिए, CBSE के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ही पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन कि एग्रीकल्चर का एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे एंड जितने भी तरह तरह की फार्मिंग है वो देखेंगे। ठीक है, so are you all ready? Drop some fire in the comment box and let me know and let's begin. एग्रीकल्चर जो टर्म है बच्चों, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। ठीक है, एगर वर्ड का मतलब होता है लैंड एंड कल्चर वर्ड का मतलब होता है कल्टीवेट करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो ज़मीन को कल्टीवेशन हो रहा है, ज़मीन पर ही हम चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। सो इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक्सप्लॉइट करके कुछ कर रहे होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया का एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है। एंड एग्रीकल्चर हमें फूड ग्रेन्स भी देता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम बहुत सारा फूड ग्रेन, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। सो ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द फूड, रॉ मटेरियल एंड foreign exchange also. And so these are the 3 points. Okay, so I hope this is a very basic introduction. अभी आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर, how much of Indian population is engaged in agricultural activities? 1/3, 2/3, half और 2/4? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे। अभी जस्ट हमने पढ़ा एंड द करेक्ट आंसर इज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विच इज समवेयर अराउंड 66%। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताओ। सो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है तो फिर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फार्मिंग इन इंडिया? लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा क्या टेक्निकल नो हाउ रहा है, ठीक है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब अगर आप हिली एरिया में जाओगे तो सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप्स ओनली कैन बी ग्रोन ओवर देयर, लेकिन वही आप प्लेन्स में आओगे तो कुछ अलग तरीके का क्रॉप आप ग्रो कर पाओगे, इक्वेटोरियल एरियाज में जाओगे तो अलग तरीके का क्रॉप ग्रो कर पाओगे। सो हम लोग जो हैं वो इक्वेटर के थोड़े से ऊपर लाई करते हैं, तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो वो थोड़ा मॉडरेट है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से हम अपनी खेती करते हैं। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का मतलब है हम क्या क्या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, कैन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आप देखते होगे, आपने सुना भी होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। तो हम धरती को ही माता की तरह समझते हैं और फिर उसको इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो खेती कर रही हैं और सबका तरीका काफ़ी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नाउ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कैन कैटेगराइज एग्रीकल्चर इनटू? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, क्वीनरी? क्वीनरी शायद काफ़ी बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। क्वीनरी एंड क्वाटरनरी आर ऑल्सो लाइक 2 एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी के अंदर सारा का सारा नॉलेज सेक्टर आता है, क्वीनरी आर लाइक एकदम टॉप लेवल के जो जॉब्स होते हैं, कंपनी के CEOs एंड ऑल होते हैं। तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। Approximately what fraction of the workforce of India is engaged in agriculture? Just now I have told you 45, 55, 65 or 75%. So it was 2/3 of the population, which is approximately 66%. Cultivation methods have changed significantly in India. Which option below do not support the above statement? मतलब cultivation के methods हमें बहुत ज़्यादा change होते हुए दिखे हैं। It is an age-old economic activity. Physical environment resulted into the change in the agriculture. Technological know-how decides the change. Successful implementation of green revolution evolved the agriculture. किसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते हैं,
है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। सो हमारे जो भी प्रैक्टिसेस जो चेंज हुए हैं उसमें हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते बिकॉज एक्चुअली में ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह पे तो सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से डेफिनेटली हमारे मेथड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस वर्ड का मतलब है सर्वाइवल के लिए खेती करना, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया सर्वाइवल के लिए हम बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से जब खेती कर रहे हैं तो प्रिमिटिव हो जाएगा। इंटेंसिव का मतलब होता है जब एक छोटी सी ज़मीन पर बहुत सारा प्रेशर हो और बहुत सारा पॉपुलेशन अगर रह रहा हो तो इंटेंसिवली कल्टिवेट करना पड़ता है। एंड कमर्शियल फार्मिंग इज जब आप बहुत लार्ज एरिया पे बहुत लार्ज वॉल्यूम में चीज़ों को ग्रो कर रहे हो सो दैट यू कैन सेल इट इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर वैसे पूछा जाए तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग है। फिर सब्सिस्टेंस के अंदर ये अलग अलग टाइप्स है, कमर्शियल के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे सब्सिस्टेंस के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव का ही एक टाइप है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर तो बहुत पुराने ज़माने से हो रहा है ना, तो जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं या जो मतलब बहुत सारे लोग आज भी प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वो बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के लिए ही खेती कर रहे होते हैं, उनको कोई सरप्लस प्रोड्यूस कहीं नहीं बेचना होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे जस्ट यूज़ लाइक प्रिमिटिव टूल्स जो होते हैं बिल्कुल वही यूज़ करते हैं, कोई फर्टिलाइजर कोई केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट देन वी हैव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज वेल। हमारे यहाँ पे फैमिली साइज बहुत बड़ा होता है और जब फैमिली साइज बड़ा होता जाता है तो सेम ज़मीन के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, पिता की जी की ज़मीन जो है बच्चों को मिलती है। तो ऐसे में पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ज़मीन पर, तब क्या करना पड़ता है हमें इंटेंसिवली कल्टीवेट करना पड़ता है। इंटेंसिवली का मतलब है बच्चों मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जाम के जस्ट पहले तुम कितनी इंटेंसिव स्टडीज़ करते हो कि भाई अब तो बस 2 दिन 3 दिन ही पढ़ा है, उतना पूरे साल नहीं पढ़ा होगा जितना तुम 2-3 दिन पढ़ लेते हो, राइट। तो ऐसे ही हम छोटी सी ज़मीन पे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग इज देयर। देन कम्स कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पे हम बिल्कुल मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। मॉडर्न इनपुट से मेरा मतलब है हम ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के लिए भी थ्रेसर वगैरह यूज़ किया जा रहा है। कमर्शियल फार्मिंग में हम ग्रेन्स की भी फार्मिंग करते हैं, चावल धान जो भी होता है उसकी भी फार्मिंग करते हैं। एंड प्लांटेशन से यहाँ पे हमारा मतलब है एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करना है, जैसे इट कैन बी टी, इट कैन बी कॉफ़ी, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक एक करके ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे बट उसके पहले एक क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ग्रेन और प्लांटेशन? स्लैश एंड बर्न अभी जस्ट हमने पढ़ा इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके। तो आप देख सकते हो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ज़मीन भी छोटी सी है, सिर्फ फैमिली के सर्वाइवल के लिए किया जा रहा है खेती, तो फैमिली मेम्बर्स ही खेती करते हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं। एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में ही खेती हो रही होती है, बहुत लार्ज स्केल बहुत लार्ज प्लॉट नहीं होता। मॉनसून पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं इरिगेशन के लिए। फर्टिलिटी भी सॉइल की अलग से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है। एंड environmental conditions बिल्कुल suitable होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल इन ऑल द फार्मर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ठीक है। खुद से उसका बहुत ज़्यादा कोई खास रोल नहीं है करने को। लेकिन बच्चों जब हम बात करेंगे इंटेंसिव की तब तुम देखना वहाँ पे हम काफ़ी सारे इनपुट्स लगा रहे होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्टिविटी इज लोअर? प्रिमिटिव, इंटेंसिव, ग्रेन, प्लांटेशन। ऑब्वियसली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम रहेगा, है ना। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, सबसे पहले ना एक मतलब देखो मैंने बोला आपको ट्राइबल एरियाज में होते हैं, ट्राइबल एरियाज मतलब जंगल वगैरह के अंदर। अब जो ट्राइबल लोग ऑलरेडी जंगल में रह रहे हैं ना, दे नो, उनको पता है कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉरेस्ट। सो वो कभी भी फॉरेस्ट को हार्म नहीं करते। सो व्हाट डू दे डू? सपोज करो ये इतना बड़ा सा फॉरेस्ट है तो इसका एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर भी कैसे करते हैं? स्लैश एंड बर्न। दे डू नॉट कट द ट्री, दे जस्ट स्लैश द ट्री। मतलब अगर हमारे पास ट्री है तो उसको बस ट्रंक से स्लैश करेंगे, उसके रूट्स कहीं ना कहीं अभी भी मिट्टी के अंदर हैं, सॉइल के अंदर हैं, ठीक है। फिर ये जो इतना सा पोर्शन है ना ट्रंक का, उसको बर्न कर देते हैं।
तो वो जो उसमें कार्बन कंटेंट होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर खेती करते हैं ये लोग 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक फर्टिलिटी है 3 साल मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं एंड कहीं और जा करके फिर से स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसको ये टाइम मिला है ना 2-3 साल के बाद अब जो टाइम मिल गया, अब इसको छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे अपने आप वापस से फॉरेस्ट जनरेट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली। ओके, यहाँ पे जंगल कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वापस से जंगल उग जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और हर जगह पे इसके अलग अलग नाम है। इवन अक्रॉस द वर्ल्ड भी अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, वेनेजुएला में कॉन्यूगो कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लडंग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक्स भी हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में कहीं पे भी एक अलग से वीडियो में बता दूंगी। वैसे आप YouTube पे भी सर्च करोगे आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, आप जाकर के सर्च करना शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेम ट्रिक रश्मि मैम मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झमिंग कहा जाता है, स्पेशली असम, मेघालय, देन नागालैंड एंड मिजोरम के अंदर। ठीक है, मणिपुर में हम लोग पामलाऊ कहते हैं, झारखंड में कुरुवा, जे के बाद देखो के आता है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी, मध्य प्रदेश में बेवार दैया, आंध्र प्रदेश में पोडू पांडा पेंडा। हाँ, आप पांडा से यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हो कि एक पांडा है और थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का पांडा है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू पेंडा बोलते हैं। उड़ीसा में भृंगा कोमान एंड पामादा भी बोलते हैं। एंड अपने हिमालयन बेल्ट में खील बोलते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो हील वर्ड आ रहा है, हिमालयाज में भी हिल्स होते हैं, राइट, तो खील ऐसे याद रख लो। राजस्थान में वाटर की कमी है तो वॉल्ट्रे, वाटर से वॉल्ट्रे या वॉलरे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे तुम याद रख सकते हो, ये आते भी हैं एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज के अंदर। विच वेयर इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉमनली नोन एज कॉन्यूगो। ऐसे आपको इमेजिन रखना है, इसको इमेजिन करना है, एक वैन है बहुत बड़ा सा और उसमें बहुत सारे आइसक्रीम कोन्स हैं, फुल ऑफ आइसक्रीम कोन्स। ठीक है, तो वेनेजुएला वैन फुल ऑफ आइसक्रीम कोन्स। ठीक है, वेनेजुएला में कॉन्यूगो कहते हैं इसको बच्चों। वॉल्ट्रे कहाँ कहते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। दिस इज सो इजी, अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। सो वी कॉल इट वॉल्ट्रे इन राजस्थान, जहाँ पानी की थोड़ी कमी है वाटर की, है ना। ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पे होगा जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन, अपने इंडिया में है ही बहुत सारा पॉपुलेशन, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है लैंड के ऊपर। क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस लॉ, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इंडिया में, पिताजी की ज़मीन बच्चों को, फिर बच्चों की ज़मीन उनके बच्चों को। तो सेम पीस ऑफ लैंड पे जहाँ पे पहले मम्मी पापा 2 बच्चे डिपेंडेंट थे, अब उन 2 बच्चों की फैमिली भी डिपेंडेंट हो गई। 4 मेंबर्स डिपेंडेंट थे, धीरे धीरे वो 8 मेंबर, फिर 12 मेंबर, फिर ऐसे बढ़ते चले गए सेम ज़मीन पर। तो ऑब्वियसली सेम ज़मीन से हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए। सो वी डू इंटेंसिव फार्मिंग। और यहाँ पे क्या होता है, लेबर्स बहुत सारे, मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फिर आप यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हो, केमिकल भी यूज़ करते हो, इरीगेशन के लिए कनाल्स वगैरह भी यूज़ करते हो, सब कुछ शाम दाम दंड भेद लगा देते हैं हम। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ बायोकेमिकल इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फार्मिंग। कहाँ पे बायोकेमिकल हम यूज कर रहे हैं? इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर हम बायोकेमिकल्स यूज कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है। कमर्शियल फार्मिंग में मैंने आपको बताया था मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं, है ना। HYV सीड्स यूज कर रहे हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो भी कमर्शियली ग्रो कर रहे हो जा करके मंडी में भेजोगे, ठीक है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स के आसपास और मार्केट से भी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सीधे जैसे आशीर्वाद आटा कंपनी है तो वो गेहूं खरीद लेगी फिर आटा बनाएगी। ठीक है, तो कमर्शियली जब भी आप फार्म देखोगे ना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, इक्विपमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ना प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब बगीचा। मैं क्लास में कई बार बच्चों से पूछती हूँ खेत और बगीचे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं मैम गार्डन, गार्डन इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज बाग, है ना, बगान। बट बगीचा जो होता है वो चाय का बगीचा, आम का बगीचा हो सकता है, कॉफ़ी का बगीचा हो सकता है। मोस्टली बगीचे के अंदर, प्लांटेशन के अंदर हम कभी भी क्रॉप को नहीं हार्वेस्ट करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो क्रॉप है वही हार्वेस्ट कर दिया। चाय का अगर बगीचा है तो बस चाय के पत्ते ही वहाँ पे तोड़े जाएंगे,
आम का बगीचा तो बस आम तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं आम के पेड़ को ही काट दोगे, ठीक है। लेकिन जो खेत होता है, जो फील्ड्स होते हैं, वहां पर हम पूरा का पूरा जो फसल है वो काटते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे गेहूं के फसल को काटा, फिर अगले साल में भी चावल लगाया, ऐसा होता है। सो प्लांटेशन के अंदर एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है बहुत बड़े एरिया पे। इसको कई बार हम मोनोकल्चर के नाम से भी जानते हैं। मोनो वर्ड का मतलब ही होता है बेटा एक, सिंगल, है ना, मोनोकल्चर, सिंगल क्रॉप को कल्चर करना। ये क्रॉस ओवर है बिटवीन फार्मिंग एंड इंडस्ट्री, मतलब इट्स अ लिंक बिटवीन फार्मिंग एंड इंडस्ट्री। अभी चाय का सपोज करो बगीचा है, ठीक है, उसमें जो पत्ते हैं सीधे डायरेक्टली तो तुम दूध में डाल करके चाय बनाओगे नहीं, यू हैव टू सेंड इट टू द फैक्ट्री फॉर इट्स प्रोसेसिंग। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारे प्लांटेशंस होते हैं दे आर काइंड ऑफ लिंक बिटवीन फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये इंडस्ट्री में जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर ही इसको कंज्यूमर यूज कर पाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म्स इज द रॉ मटेरियल फॉर द फील्ड्स। हाँ बिल्कुल, जो रॉ मटेरियल है, जो है ना, मतलब जो भी प्रोड्यूस है ना, वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है फॉर इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे माइग्रेंट लेबर यूज होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट यूज होता है, मतलब जितना जिसके पास कैपिटल है उस तरीके का इनपुट्स यूज करेगा प्लांटेशन के अंदर। अब देखो चाय का बगीचा है, किसी एक पर्सनल इंसान का भी चाय का बगीचा हो सकता है, एक टाटा वालों का भी हो सकता है ना, टाटा टी वालों का। तो जिसके पास जितना कैपिटल होगा वो उस हिसाब से इनपुट्स लगाएगा, ये होती है बात, ठीक है। इसलिए बोला गया है कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, ठीक है। देखो इंटेंसिव फार्मिंग में बायोकेमिकल इनपुट्स, प्लांटेशन फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स, सॉरी कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स, और प्लांटेशन के अंदर कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। Which of the following does not hold true for commercial farming? Use of HYV seeds connected to the industries, higher inputs of fertilizers, low productivity. So obviously in commercial farming we are not going to face any kind of low productivity. The volume is very large so that we can sell it into the market. अगर आपको मार्केट में बेचना है तो भैया लार्जर वॉल्यूम पे ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो अभी सबसे पहले एग्रीकल्चर पता है कहाँ हुआ था? 10,000 BC में हुआ था, ऐसा बोला जाता है। और सबसे पहले ऐसे लाइक एमर, वीट, एनकॉर्न वीट, अलग अलग तरीके के चावल और धान की खेती की गई थी। ये बेसिकली ना जो जगह है जहाँ पे खेती की गई थी उसको बोलते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। मिडिल ईस्ट जो हमारा एशिया है वहाँ पर आपको एक एरिया मिलेगा, वो बिल्कुल चांद के जैसा दिखता है वो एरिया, उसको फर्टाइल क्रेसेंट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले फार्मिंग इतनी पुरानी चीज़ है, इतने पुराने ज़माने से चलती आ रही है ना बच्चों। Okay, so monoculture is distinct characteristic of which of the following? Shifting cultivation, subsistence farming, plantation, slash and burn. Let me know फटाफट से in the comment box, because ये देखो बहुत मैंने अभी तुमको just answer बताया, and it is plantation. In which state rice is the subsistence crop? मतलब लोग यहाँ पर सर्वाइवल के लिए राइस खा रहे हैं, दैट इज ओडिशा, ठीक है। कोई भी क्रॉप कहीं पे सब्सिस्टेंस है, किसी और जगह पे कमर्शियल भी हो सकती है। पंजाब हरियाणा में राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, उड़ीसा में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। विच प्लांटेशन क्रॉप इज ग्रोन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल? राइस, जूट, टी, कॉफी। प्लांटेशन बोला ही है, प्लांटेशन किसका होता है भैया? टी का होता है ना, टी प्लांटेशन, टी उगाया जाता है। Rinja lived with her family in a small village at the outskirts of Dipu in Assam. She enjoys watching her family members slashing and burning a patch of land for cultivation. ठीक है, तो जो रिंजा है वो अपने फैमिली को देखती है कि वाह स्लैश एंड बर्न कर रहे हैं। She often helps them in irrigating the fields with water. Bamboo canals वगैरह से हेल्प करते हैं वो लोग, कैनाल को कैनाल के थ्रू इरिगेट करते हैं। She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can. But she has no idea about deciding the fertility of the soil. And her family search for fresh patch of land in the next season. Which farming is being discussed here? उसको ये नहीं समझ आ रहा कि भैया नेक्स्ट सीजन में क्यों मेरी फैमिली कहीं और चली जा रही है, हर बार घूमते क्यों रहती है। सो बेसिकली वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उसमें हमेशा लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। Which type of farming is best for carbon cycle management? Yes, that's a very wonderful question. कार्बन साइकिल मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अच्छी होती है। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली आप देख रहे हो ना, ज़्यादा केमिकल वेमिकल नहीं लगा रहे, है ना। So when the patch is cleared by burning and mixing the ash of the soil, the carbon and other nutrients are mixed back to the soil. Left alone, the soil rejuvenates with adequate nutrients. मैंने बोला स्लैश करते हैं, ट्री को कट नहीं करते, स्लैश करके और फिर उसका जो भी ट्रंक रह गया है जमीन के ऊपर उसको बर्न कर देते हैं।
तो सारा का सारा कार्बन न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के अंदर चला जाता है. Okay, so now these are the question which I think you all should do it on your own. Blue revolution, green revolution, white revolution, yellow revolution. किन किन चीज़ों के लिए किया गया है ना. Green revolution I think we all know for food production. Blue is for fisheries, white is for dairy, and yellow is for silk. So 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1 and 4. So 4th is the answer. Wonderful. Agriculture is also, now we can discuss the summary and then I will discuss the rest of the part in the next lecture. Agriculture एक primary activity है जिसमें 2/3 लोग employed हैं. Primitive subsistence oldest form of farming है जिसको slash and burn भी कहा जाता है. आज भी practice किया जाता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसलिए केमिकल यूज़ करना पड़ता है. कमर्शियल फार्मिंग में हम ग्रेन की भी फार्मिंग करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन. एंड बेटा बहुत बड़े ज़मीन पर मॉडर्न मेथड्स के थ्रू और गुड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के थ्रू ही आप कमर्शियल फार्मिंग कर पाओगे. उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए. ठीक है. सो द 2-minute टेस्ट. व्हाई डज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अकर इन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में ही क्यों हो रही है? क्यों? बिकॉज देखो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, है ना. आप अगर एक ही घर के अंदर सपोज करो तुम 4 लोग रह रहे हो तो तुम 4 चलो 8 रोटी बनाओगे, लेकिन अगर मतलब 10-12 लोग रह रहे हैं तो रोटी तो ज़्यादा बनानी पड़ेगी ना. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल. सो हियर ऑल्सो पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई. And what are the cropping system in plantation? So right to inheritance has divided the land holdings into small parts. That is why it is being done. And plantation have one type of crop grown in large area. Most of the time they are perennial crops. So perennial crops क्या होते हैं? जो पूरे ईयर तक ग्रो होते रहते हैं. ठीक है. उसको लाइक उसका कोई पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग या फिर उसको कभी कटाया नहीं जाता है ना, उसको कभी काटा नहीं जाता है. पेरेनियल क्रॉप्स होते हैं ये. अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है ना बच्चों, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली रबी, खरीफ एंड जायद, ये 3 होते हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है. क्रॉपिंग पैटर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. एक पर्टिकुलर एरिया में आप कितने टाइम के लिए खेती कर रहे हो, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. तो अगर हम बात करें फिजिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल प्रैक्टिस, सीजनल चेंजेस, बहुत ज़्यादा आपको डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के लिए. ठीक है. कि अगर आपके देश के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, हिल्स भी हैं, रेगिस्तान भी है, प्लेट्यू भी है, देन यू हैव प्लेन्स ऑल्सो, तो डेफिनेटली क्रॉपिंग पैटर्न भी आपको हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा. एंड 3 क्रॉपिंग पैटर्न होता है, खरीफ, रबी एंड जायद. अब देखो खरीफ में तुमको R और F वर्ड दिख रहा है ना, इससे याद रखो ये वो वाला सीजन है जब बहुत सारा रेनफॉल होता है. रबी रजाई जब ओढ़ते हो, यानी इनको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं हम. और जो जायद होते हैं वो हमारे समर क्रॉप्स होते हैं. ठीक है. ये Z जैसा दिखता है वैसे ही S भी होता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे याद रख लो आप. ठीक है. सो खरी, रबी एंड जायद बिलोंग टू उर्दू, फ्रेंच, पर्शियन और अराबिक लैंग्वेज. ये आई थिंक बुक में नहीं दे रखा है, बट अराबिक लैंग्वेज, क्योंकि सबसे पहले खेती जो है ना उधर ही हुई थी. ये मैंने आपको मतलब अभी थोड़े टाइम पहले बताया था. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर. ऐसा है. ये तो बिल्कुल सही है. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ दीज क्रॉप्स. दिस इज नॉट राइट. दिस इज ट्रू फॉर रबी क्रॉप्स. ठीक है. ये रबी क्रॉप्स के लिए ट्रू है. तो हमारा असर्शन तो ट्रू है, बट रीजन जो है वो बेटा फॉल्स है. ठीक है. खरीफ सीजन क्या होता है? मॉनसून सीजन में हम लोग ये यहाँ पे क्रॉप लगाते हैं. सोन अराउंड जून टू अक्टूबर. आपको पता ही है भाई, 1 जून को सबसे पहले केरला में तो मानसून आ ही जाता है, तो जून से अक्टूबर में किसान जो है वो सो करता है. द प्लांट आर सोन बिफोर एंड विद द ऑनसेट ऑफ मानसून हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर. जून वगैरह में हम लोग इसको सो करते हैं, अक्टूबर में निकाल लेते हैं. मतलब अभी का जो महीना चल रहा है ना, आपकी खरीफ की फसल की कटाई हो रही होगी. डैश इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. मोनोकल्चर, प्लांटेशन.
ना खरीफ सीजन के अंदर आप क्या क्या देखोगे बेटा? खरीफ सीजन के अंदर राइस कभी बनाया तुमने घर में? बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो इसको उगाने के लिए वो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार और बाजरा जो है इनको इतना मतलब पानी नहीं चाहिए, वो बारिश का पानी इज सफिशिएंट फॉर देम, अलग से और इरिगेशन नहीं करना होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पल्सेस की, तो अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ठीक है। अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, याद करने के लिए कुछ ट्रिक बना सकते हो आप। जूट एंड कॉटन भी हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप में मोस्टली अगर हम बात करें पैडी की, तो कुछ जगहों पर इतनी अच्छी बारिश होती है, असम में, मेघालय में, कि एक एक खरीफ सीजन में तीन तीन तरीके के औस, अमन, बोरो, इस तरीके से राइस वो लोग ग्रो कर लेते हैं खरीफ सीजन में, ठीक है। मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है तो अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस ग्रो कर लेते हैं। देन आप देखो स्टेट्स ग्रोइंग पैडी एज अ सेकेंडरी क्रॉप, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब में राइस हम लोग सेकेंडरी क्रॉप की तरह ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, आंध्रा, तमिल, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर राइस एक प्राइमरी क्रॉप है, ठीक है। राइस एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप भी है इंडिया का। अब रबी जो है वो बेसिकली, क्योंकि बहुत मॉइस्चर वाला वेदर, मॉइस्चर इन द सेंस, देखो ठंड के टाइम पे क्या होता है ना, सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो क्रॉप्स ले लेते हैं। आप देखते हो आपको ठंड में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है वेदर, है ना। तो ये मॉइस्चर जो है ड्यूरिंग विंटर्स वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। सनशाइन और टेम्परेचर होता है। विंटर क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग इसको समर्स के दौरान। तो इसमें आ जाता है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब आपका रबी क्रॉप है। आपने देखा भी होगा सरसों की खेती, खेत जो तो लहलहा रहे होते हैं ना विंटर्स के टाइम पर। वो एक गाना है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसमें से शाहरुख खान ने कुछ स्वेटर वेटर पहना हुआ है, मतलब विंटर का टाइम है। विंटर के टाइम पर जो है ग्राम, सरसों, ये सब जो है उगते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेज जो है, तुम भुट्टा कब खाते हो? बारिश के दिनों में खाते हो ना, तो खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। स्टेट्स ग्रोइंग व्हीट एज अ रबी क्रॉप, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी एंड राजस्थान। और क्या होता है बेटा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं, तो ये वाले एरिया के अंदर थोड़ी बहुत बारिश होती है। जो तुमने पढ़ा था ना महावट की बारिश क्लास 9 में, वो बहुत हेल्पफुल होती है रबी क्रॉप के लिए, महावट वाली बारिश, ठीक है। जायद सीजन होता है समर क्रॉप। मोस्टली यहाँ पे समर मंथ्स, मतलब जो मार्च, अप्रैल, मई वाला मंथ होता है ना, उसमें ये ग्रो कर रहे होते हैं। रबी और खरीफ के बीच में बहुत शॉर्ट सा सीजन है, और इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप ग्रो किया जाता है। मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स, यही सब हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है। क्रॉपिंग पैटर्न हेल्प्स इंटेंसिव सस्टेनेबल फार्मिंग वेयर द सेम पीस ऑफ लैंड इज टू बी यूज्ड फॉर मल्टीपल क्रॉप्स, राइट। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक ही ज़मीन पर हमें अलग अलग बार, एक बार, दो बार, तीन तीन बार खेती करनी पड़ती है, तो वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न बहुत हेल्प करता है। हमारे इंडिया में इतने सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, बहुत सारा सीजन चेंज होता है, तो हम अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें ग्रो कर पाते हैं। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट वी आर वेरी लकी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेनी NGOs कोलैबोरेट विद द एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट टू एडवाइज द फार्मर्स अबाउट द लैंड्स एंड बेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो भी उनकी ज़मीन है उन पर कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न सूट करता है, उसके लिए उनको बहुत सारा पढ़ाया भी जाता है। Which agricultural revolution helped रबी क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? रबी क्रॉप जो है मोस्टली आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा, वेस्टर्न यूपी में ग्रो किया जाता है। बिकॉज ऑफ विच रेवोल्यूशन? सो इट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन, हम सबको पता है, MS स्वामीनाथन, राइट। नाउ अ स्मॉल समरी एंड आफ्टर दिस जो भी है हमारा मेजर क्रॉप्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट डिफरेंट टाइम। एक ही जमीन पर अलग अलग क्रॉप अलग अलग टाइम पे उगाना इस क्रॉपिंग पैटर्न, और ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, फिजिकल फीचर के ऊपर, कल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर। आपके पास 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ जो है वो ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे हम लोग लगाते हैं एंड अक्टूबर में उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही जो रबी है हम अक्टूबर वगैरह में लगाते हैं उसको, और दिसंबर, जनवरी में हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जो जायद क्रॉप है उसको मार्च में सो करते हैं, अप्रैल, मई, जून तक उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी समरी
दो क्वेश्चन है आपके लिए. विच स्टेट्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड ग्रोइंग पैडी एंड व्हाट आर द खरीफ क्रॉप्स सोन. तो पंजाब हरियाणा में भाई आजकल राइस ग्रो करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, वो कमर्शियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. एंड खरीफ क्रॉप जो है उनको कब सो किया जाता है, तो मॉनसून में, दैट मीन्स जून में सो किया जाता है, अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, आपको समझ आया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले हम पोल्स करेंगे और फिर हम बाद में मेजर क्रॉप्स जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. So that's all for today. Thank you. Going forward, we are going to have our classes like on Wednesday and Sunday हम लोग का SST होगा, and Monday and Friday हमारा English होगा, ठीक है. So that's all. Thank you so much and bye bye. Take care. Let's crack it.